एक तो ये रिवर है सेनेगल, सेनेगल रिवर का ये रहा डायरेक्शन, आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए, वेस्टर्न अफ्रीका में है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है नाइजर, तो नाइजर का इस तरीके से ये रहा, और बीच में एक रिवर यहाँ पे देखिए वोल्टा, ठीक है। तो 3 हो गई, एक हो गया सेनेगल, सेनेगल के बाद फिर नेक्स्ट क्या है नाइजर, और यहाँ बीच में क्या है वोल्टा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है वो है कॉन्गो। कॉन्गो की खास बात क्या है देखिए, ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है ना। यहाँ पे एक क्रॉसिंग यहाँ पे इक्वेटर का हुआ और एक बार फिर यहाँ पे क्रॉस किया, तो इस रिवर ने इक्वेटर को 2 बार पास किया, ठीक। अब इसके बाद अब हम ईस्टर्न साइड की रिवर्स को देखते हैं। तो ईस्टर्न साइड, अच्छा एक और बची है यहाँ पे, एक है ऑरेंज रिवर, ठीक, ऑरेंज रिवर। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स कवर कर ली हैं, हमने सेनेगल लिया, उसके बाद वोल्टा है, वोल्टा के बाद नाइजर है, नाइजर के बाद कॉन्गो है, कॉन्गो के बाद ऑरेंज है, ठीक है। अब ईस्टर्न पार्ट की अगर बात करें तो ये देखिए, ये रही एक रिवर लिम्पोपो, लिम्पोपो, ठीक। लिम्पोपो के बाद फिर नेक्स्ट है जैम्बेजी, ठीक। जैम्बेजी के बाद फिर नेक्स्ट रिवर है नाइल रिवर, और नाइल रिवर बन कैसे रही है, इधर है देखिए ब्लू नाइल और ये है वाइट नाइल, तो ये दोनों रिवर्स यहाँ पे जाके ज्वाइन करती हैं, ठीक। तो ये हो गया पूरा रिवर सिस्टम अफ्रीका का। तो ईस्टर्न साइड पे देखिए इम्पॉर्टेंट रिवर है नाइल रिवर हो गई, उसके बाद जैम्बेजी हो गई, जैम्बेजी के बाद लिम्पोपो, और वेस्टर्न साइड पे देखें ऑरेंज, ऑरेंज के बाद कॉन्गो, कॉन्गो के बाद नाइजर, नाइजर के बाद वोल्टा, वोल्टा के बाद सेनेगल, ठीक। अब ये सारी रिवर्स होने के बाद भी जो अफ्रीका है वो वर्ल्ड का जो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसका केवल 5% पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि इसके पास पोटेंशियल कितने का है, ये चाहे तो 28% पार्ट जो वर्ल्ड का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन फिर भी ये अपने पोटेंशियल का पूरा यूज़ नहीं कर पा रहा है। इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि पूरी तरह से इसको यूटिलाइज कर सके, और टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्री भी नहीं है, एडवांस कॉन्टिनेंट भी नहीं है। अब अगर बात करें लार्जेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट की, तो ये है इथियोपिया में, और कहाँ पे है, ब्लू रिवर। अभी हमने देखा ना, ये देखिए यहाँ पे कहीं इथियोपिया है और ये रहा अपना ब्लू रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना है ये लार्जेस्ट है अफ्रीका का, और इस यहाँ पे जो डैम बना है उसको नाम क्या है, उसका नाम है रेनेसेंस डैम, उसका नाम क्या है, रेनेसेंस डैम, पुनर्जागरण बांध, है ना। अब इसके बाद जो अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये रहा अफ्रीका, ये तो हम कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की बात चल रही है। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका जो ईस्टर्न हाईलैंड है, ये ईस्टर्न हाईलैंड हमने बना दिया, स्पेशली ये वाला, ठीक। तो ये जो ईस्टर्न हाईलैंड है ये कहाँ पे पड़ता है, इथियोपिया में पड़ता है। अभी हमने ऊपर देखा था इस पार्ट में क्या है, इथियोपिया है, इथियोपिया, ठीक। और जो इसका हाईलैंड का जो सदर्न पार्ट है वो कहाँ पड़ता है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन में। तो देखिए यहाँ पे ये जो जगह है साउथ अफ्रीका वाली, यहाँ है माउंटेन ड्रैकेंसबर्ग, ठीक। इधर एटलस माउंटेन है और इधर क्या है, ड्रैकेंसबर्ग, इधर है एटलस माउंटेन और इधर है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। अभी आगे और भी हमने मैप लिए हैं उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो ईस्टर्न हाईलैंड जो है ऊपर क्या है, ऊपर हो गया इथियोपिया और नीचे क्या है, ड्रैकेंसबर्ग। अच्छा, अब इसके बाद हमने ऊपर जो जितनी भी रिवर्स देखी हैं उनमें से जो सबसे वॉल्यूम वाइज सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है, कॉन्गो है, ठीक।
और ये तो बात हमने देख ही लिया था कि इक्वेटर को ये 2 बार क्रॉस करती है। और इस रिवर पे 2 इम्पॉर्टेंट आपको वाटरफॉल का नाम याद रखना है, एक है स्टैनले और एक है लिविंगस्टोन। एक है स्टैनले और एक है लिविंगस्टोन, ठीक। फिर इसके बाद एक और वाटरफॉल है जो कि रिवर ज़ैम्बेज़ी पे है और उसका नाम क्या है, विक्टोरिया फॉल। उसका नाम क्या है, विक्टोरिया फॉल। फिर इसके बाद ये जो विक्टोरिया फॉल है ये हाइट के मामले में ये फेमस है वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड ये अपनी हाइट के लिए फेमस है। और ये इसका जो लोकेशन है वो ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर के पास है। फिर इसके बाद ये जो रिवर ज़ैम्बेज़ी जो रिवर है ना, ये बॉर्डर ही एक तरह से नेचुरल बॉर्डर बना देती है किसके बीच में, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। फिर इसके बाद यहाँ के माउंटेन पीक की अगर बात करें तो जो हाईएस्ट पीक है वो है किलिमंजारो, और कहाँ है ये, तंजानिया में है। और इसके अलावा जो दूसरा है वो कहाँ है, वो केनिया में है और उसका नाम क्या है, माउंट केनिया, ठीक है। तो यानी कि 2 हमने अफ्रीका के हाईएस्ट पीक की बात की, जो फर्स्ट नंबर पे है वो है किलिमंजारो और जो दूसरे नंबर पे है इसका नाम है माउंट केनिया। तो ये हो गए 2 इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक। और ख़ास बात क्या है, ये जो दोनों माउंटेन पीक हैं ये वॉल्केनिक पीक हैं, यानी कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, वॉल्केनो से हुआ है। तो बात अगर करें किलिमंजारो की, तो किलिमंजारो एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, कहाँ का, तंजानिया का। अब कंट्रीज़ आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको रटा दिया है ना, अफ्रीका की सारी कंट्रीज़ का जो लोकेशन है वो एक एक करके आपको रटाया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, तो इधर है तंजानिया और इधर है केनिया, है ना। ये हो गया अपना तंजानिया, इधर केनिया। तो केनिया में ये रहा माउंट केनिया, ये रहा माउंट केनिया, ठीक है भाई। और ये है किलिमंजारो, नीचे किलिमंजारो, ठीक। तो बस आपको ये कंट्री का भी लोकेशन अगर पता है तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि नॉर्थ में केनिया है या किलिमंजारो है, ठीक है। क्योंकि अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें, तो अब आपको अगर यही नहीं पता है कि किलिमंजारो नॉर्थ में है या साउथ में है, माउंट केनिया और किलिमंजारो का जो रिलेटिव लोकेशन है पता होना चाहिए। तो कंट्रीज़ को अगर आपने याद कर लिया है तो इससे भी आप वहाँ तक यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि हाँ साउथ में या नॉर्थ में है। अब इसके बाद किलिमंजारो की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये कैसा है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है ना। और इसका हाइट कितना है, ये 5895 मीटर, ये इसका हाइट है। और ख़ास बात क्या है कि इस हाइट पे यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो अफ्रीका बोलते दिमाग में सहारा डेजर्ट आता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन वहाँ ग्लेशियर हैं। कहाँ है, किलिमंजारो में। लेकिन ख़ास बात क्या है, बाकी जैसे पूरे अर्थ के वर्ल्ड वाइड जितने भी ग्लेशियर हैं जैसे वो पिघल रहे हैं, वो सिकुड़ रहे हैं, तो ऐसे इसके साथ भी है। ये वाला इनके भी जो किलिमंजारो के भी जो ग्लेशियर हैं ये भी कैसे हैं, ये भी श्रिंक कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि ये गायब हो जाएंगे, कब तक, 2030 या 2050 तक गायब हो जाएंगे अगर हम लोगों ने कुछ किया नहीं तो इसीलिए जो दुनिया भर के जो अफ्रीका के और दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं उनको लगता है कि भाई इसके पहले कि गायब हो जाए वहाँ पे अपना पूरा जो रिसर्च वगैरह कर सकते हैं कर लें। तो इसलिए ये साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए बड़ा फेमस है। फिर बात करें माउंट केनिया की, तो ये भी वॉल्केनिक माउंटेन पीक है और ये एक्सटिंक्ट होने वाला है। ये क्या होने वाला है, सॉरी, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो से ये डेवलप हुआ है, ठीक। एक्सटिंक्ट ये नहीं होने वाला है, इसके भी जो पीक्स हैं वहाँ भी ग्लेशियर हैं और वो भी क्या होने वाले हैं, वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो गलती से मैंने बोल दिया ये माउंटेन ही एक्सटिंक्ट होने वाला, नहीं। तो केनिया में भी माउंट केनिया जो है ये, जैसा कि ऊपर बताया मैंने, सेकेंड हाईएस्ट अफ्रीका का माउंटेनियस पीक है। तो भाई ये जो माउंटेनियस पीक है यहाँ पे 3 है छोटे छोटे माउंटेन, यहाँ पे छोटे छोटे 3 पीक हैं। एक है बटियान, एक है नेलियान और एक है लेनेना, ठीक है। एक है बटियान और एक है नेलियान और एक है लेनेना। तो इसमें से जो हाईएस्ट है वो कौन सा है, बटियान है। अब जो स्टार्टिंग के 2 हैं टॉप मोस्ट, बटियान और नेलियान, ये परमानेंटली आइस से कवर्ड रहते हैं और यहाँ पे
स्नो और स्मॉल ग्लेशियर्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसी ग्लेशियर की बात कर रहा था कि ये भी क्या है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट को जिस तरह से हैम्पर किया जा रहा है तो ये बच नहीं पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई माउंटेन पीक की, है ना। इस वाले मैप में हमने देख लिया माउंटेन पीक। इसके अलावा और भी माउंटेन पीक यहाँ पे दिखा रखे हैं, है ना। ये स्टैनले हो गया यहाँ पास, है ना, और ये करिसिम्बी हो गया, और इधर कैमरून हो गया, और इधर हो गया साइरस हो गया। तो ये भी कुछ पीक्स हैं। दो का थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है, केनिया और किलिमंजारो का लोकेशन याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, सहारा डेजर्ट तो वैसे सबसे फेमस है यहाँ का, है ना, लेकिन इसके अलावा भी दो तीन छोटे छोटे और डेजर्ट है जिनका नाम याद रखना है आपको। तो ये तो पूरा हो गया सहारा, ये क्या है, सहारा, ठीक है। इंडिया का एरिया कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है, इसका मोर देन 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि सहारा डेजर्ट में कितने इंडिया आ जाएंगे, 3 इंडिया इसमें समा जाएंगे, इतना इसका एरिया है। अब इसके अलावा जो और छोटे छोटे डेजर्ट हैं, तो देखिए लोकेशन देखिए, एक तो ये रहा, इसका नाम क्या है, नूबियन डेजर्ट, इसका नाम क्या है, नूबियन डेजर्ट, ठीक। एक यहाँ पास है, इसका नाम क्या है, कालाहारी। कौन सा हारी, कालाहारी। और कालाहारी के वेस्ट पार्ट में, कालाहारी के वेस्ट पार्ट में थोड़ा नीचे ये कौन सा है, नामिब, ठीक है। तो नामिब, नामीबिया कंट्री, नामिब, ठीक। तो इस तरीके से 4 डेजर्ट आपको याद रखने हैं। एक सहारा हो गया, सहारा के ईस्ट वाले पार्ट में कौन सा है, नूबियन हो गया, नूबियन। फिर इसके बाद साउथ में आ जाते हैं, तो साउथ में 2 हैं, एक कालाहारी हो गया, और कालाहारी के वेस्ट वाले पार्ट में कौन सा है, नामिब हो गया, नामिब, ठीक है भाई। चलिए अब सहारा जो है, तो ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है ना। डेजर्ट भी 2 टाइप का हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होते हैं। तो हम हॉट डेजर्ट की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट है ना। एरिया हमने बोला था कि 90 से ज़्यादा है, 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो गया। वैसे अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो अंटार्कटिका और नदर्न आर्कटिक जो रीजन यानी कि पोलर रीजन में वो भी क्या है, वो भी डेजर्ट हैं, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होगी। अब ये अलग बात है कि वहाँ ग्लेशियर्स हैं, लेकिन बात तो रेनफॉल की ना, तो डेजर्ट वाली कंडीशन ही है, लेकिन वो कैसा है, वो कोल्ड डेजर्ट है। तो ये हॉट डेजर्ट में नंबर 1 हो गया। बाकी कोल्ड डेजर्ट को भी अगर इंक्लूड कर दें तो ये 3rd नंबर पे फिर आ जाएगा। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सहारा डेजर्ट के एरिया में आती हैं। तो देखिए इसमें मैंने आपको पहले भी इसी तरीके से याद करवाया है, मत ले। तो एम फॉर मॉरितानिया, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनीसिया, एल फॉर लीबिया, और ये ई से क्या हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इनका नाम याद होगा, है ना, क्योंकि मैंने इसको आपको स्टार्टिंग में इनके नाम सब रटवाए थे। ये सारे जो हैं ये यहाँ के हो गए, ये इस टाइप से, ये ठीक है भाई। मत ले, MAT, ट्यूनीसिया है ये, ठीक। ये मॉरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट, ठीक है। अब नीचे की 3 हो गई, MNCS, ठीक, MNCS। तो S का मतलब सूडान से है यहाँ पे, C का मतलब चैड से है, N का मतलब नाइजर से है, और M का ये वाला N का मतलब नाइजर से है, ये वाले M का मतलब माली से है, ठीक। तो इनका नाम हमने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया, MNCS। तो M का मतलब क्या है, माली है, N का मतलब क्या है, नाइजर है, C का मतलब क्या है, चैड, और S का मतलब क्या है, सूडान, ठीक है भाई, नॉर्थ सूडान। और इसके अलावा मोरक्को और वेस्टर्न सहारा भी हैं कोने में, ये देखिए यहाँ पास, ये वेस्टर्न सहारा हो गया और इधर मोरक्को हो गया, इस टाइप से। तो ये कंट्रीज़ हो गई जहाँ पे सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। अब थोड़ा सा कालाहारी की बात कर लेते हैं, है ना। नीचे कालाहारी भी देखा था हमने, तो ये इसका एरिया ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लेस एक्सटेंडेड है, और ये
अफ्रीका के साउथ वाले पार्ट में है और मेनली जिस कंट्री में ये फैला हुआ है वो है बोत्सवाना। तो ये याद रखना है आपको, बोत्सवाना, है ना। तो जैसे आपने सहारा के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ देख ली, तो कालाहारी के लिए भी बोत्सवाना आपको नाम याद रखना है। चलिए भाई, अब जितने भी कॉन्टिनेंट हमने अब तक देखे, तो उसमें एक एशिया होगा जिसमें कि जो इक्वेटर है पास करेगा, यानी कि वहाँ पे ट्रॉपिकल कंडीशन होगी। इसके अलावा साउथ अमेरिका था जहाँ से इक्वेटर पास कर रहा था, है ना, ब्राज़ील वाला एरिया। अब तीसरे नंबर पे कौन सा है, यही अफ्रीका। तो इन तीनों में से जो ट्रॉपिकल कंडीशन है, विषुवतीय जो दशाएं हैं, ट्रॉपिकल कंडीशन जो है, विषुवतीय दशाएं, ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड यहीं पे हैं, है ना, मोस्ट वाइड स्प्रेड। और ट्रॉपिकल कंडीशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है साल भर बारिश होती है, साल भर बारिश, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और बहुत ज़्यादा बारिश। टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, है ना, मतलब सब कुछ खतरनाक मामला है। तो ये हो गई बात। अच्छा, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ऑब्वियसली सहारा वाले एरिया में कहीं मिलेगा ये, तो बिल्कुल सही। तो ये अल अजीज़िया में जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, 58 डिग्री सेल्सियस। लीबिया में है ये, ठीक। अच्छा, और जो हम बात कर रहे थे ट्रॉपिकल कंडीशन की, तो ये देखिए, रेन्स थ्रू आउट द ईयर, साल भर बारिश होगी, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट मैप पे पहले बात करते हैं। ये देखिए, ये मैप आपके एक बार देख करके दिमाग में बिल्कुल आपके छप जाना चाहिए। देखिए भाई, इक्वेटर यहाँ से पास कर रही है। अब अगर इक्वेटर यहाँ से पास कर रही है तो इक्वेटर के आसपास काफ़ी अच्छी दबा के बारिश होगी। तो ये देखिए, ये वाली जो विंड्स हैं, इन विंड्स की वजह से ये वाला जो एरिया है अफ्रीका का, यहाँ होती है अच्छी खासी बारिश, ठीक। तो ये जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन, ये हो गया। अब अब यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है ना, इतने डेंस हैं कि इनका हम कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते हैं, कमर्शियली इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन के लिए ऐसा आइडियल कंडीशन ये होती है कि एक टाइप का फॉरेस्ट है तो एक टाइप का ही फॉरेस्ट एक बड़े एरिया में होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में हर तरह के फॉरेस्ट हैं, हर टाइप के वहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे, तो इसलिए इनका कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। फिर वहाँ पे दुनिया भर के कीड़े मकोड़े हैं, है ना, पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है वहाँ, तो इस वजह से इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा इससे अगर ऊपर या थोड़ा नीचे जाएंगे, यानी कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ये हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये तो भाई साहब, ये है सूडान टाइप रीजन। यहाँ का क्लाइमेट जो है, इसका यहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल जो रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये, ठीक। तो ये वाला जो रीजन है ये सूडान टाइप रीजन है। अच्छा, अब देखिए इसके साथ रेनफॉल भी यहाँ देखते चलें। रेनफॉल यहाँ बहुत ज़्यादा थी, कलर चेंज करते हैं, ये वो रीज़न था जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा थी। ये फिर उसके बाद ज़्यादा और मतलब रेनफॉल थोड़ा कम कहाँ हुई, क्योंकि हवा जहाँ जाके टकराएगी पहले तो वहीं ज़्यादा बारिश होगी, फिर अंदर जाते जाते ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसीलिए बारिश का जो लेवल है यहाँ पे जाके थोड़ा कम हो गया है, ठीक। और इसी तरह से और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ से अगर हवा चलेगी, मान लीजिए ये हवा चली, ठीक है, ओशन से ह्यूमिडिटी लेकर के आएगी, यहाँ खूब बारिश कराएगी, फिर आगे पहुँच के थोड़ा सा बारिश और हुई, और फिर अब ह्यूमिडिटी बहुत कम बची, यहाँ तक जाते जाते पूरा सूख गया मामला, ठीक है। और यहाँ तो पूरा क्या है, यहाँ तो डेजर्ट ही है। तो कहने का मतलब ये वाली जो हवा है, इस हवा से बारिश हो रही है, इस विंड से बारिश हो रही है। तो ये जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे तो रेनफॉल का जो लेवल है वो कम होता जाएगा, ठीक। अच्छा भाई, अब रेनफॉल का पैटर्न आप देख सकते हैं कि इसके अलावा यहाँ भी अच्छा खासा रेनफॉल का पैटर्न, क्योंकि भाई ये क्या है, आइलैंड वाली कंडीशन है, तो जो भी आइलैंड होते हैं वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे विंड का डायरेक्शन क्योंकि ऐसा जा रहा है,
इस वजह से इस जगह पे बारिश नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ जो जो ह्यूमिडिटी को लाने वाली जो विंड्स हैं वो उनका डायरेक्शन क्या है। तो अब देखिए डायरेक्शन पैरेलल जा रहा है बिल्कुल, तो इसलिए इस वाली जगह पे बारिश नहीं होगी, बहुत कम होगी। और इधर से भी ये वाली जो विंड्स आ रही है ये भी पैरेलल है, तो इस वजह से ये वाला एरिया क्या है, यहाँ रेनफॉल कम है। अच्छा ऊपर से देखिए यहाँ ये वाली जो विंड्स हैं ये इस तरह से आएंगे तो यहाँ थोड़ी बहुत बारिश कराएंगे। ये वाला रीजन थोड़ा क्या रहेगा, यहाँ बारिश रहेगी। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का, है ना। और रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन से ही जो आपको याद रखना है अच्छी तरह से, वो क्या याद रखना है कि यार बहुत सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हो रही, सबसे ज़्यादा याद रखो और सबसे कम याद रखो। तो मैं रेड कलर से देखिए दोबारा से दिखा देता हूँ। ये हो गया मैक्सिमम रेनफॉल वाला रीज़न, और ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया। 3 रीज़न याद कर लो मैक्सिमम वाले। अब मिनिमम की बात करें तो येलो कलर से ले लेता हूँ मैं। मिनिमम देखिए यहाँ है, और कहाँ है, यहाँ है। ये 2 रीज़न जो डेजर्ट वाले एरिया हैं वहाँ। अब बाकी जगह फिर उसी हिसाब से विंड का डायरेक्शन बस याद कर लो। अगर विंड का डायरेक्शन याद कर लिया जाए तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ से कम होता जाएगा मामला। ये हो गई बात, ठीक। अब क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि ये तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाली कंडीशन हो गई, जैसे ब्राज़ील के अमेज़न फॉरेस्ट वाली कंडीशन है वैसे यहाँ पे है। और इसके सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये सराउंडिंग हो गया। यहाँ पूरा रेड कलर से हमने दिखा रखा है। यहाँ क्या है, सूडान टाइप रीजन है ये, है ना। यहाँ पे इतनी लंबी यहाँ पे घास होती है कि हाथी वाथी भी वहाँ पे छिप जाते हैं, है ना, नहीं दिखेंगे। जिराफ जैसा ही कोई बड़ा जानवर दिख पाएगा, मतलब इतनी ऊंची वहाँ पे हाइट होती है उसकी ग्रास की। अच्छा भाई, अब मानसून वाला रीज़न, ये वो रीज़न है जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, मानसून टाइप ये। और देखिए इंडिया बगल में ही है ना। तो मानसून का मतलब क्या है कि 6-6 महीने में यहाँ पे हवा की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो ये मानसून वाली बात हो गई। अच्छा, बाकी मेडिटेरेनियन ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, देखिए मेडिटेरेनियन रीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ है देखिए, समझिए बात को। मेडिटेरेनियन का मतलब क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि विंटर में होता है रेनफॉल। यहाँ ये विंटर में होता है रेनफॉल, और रेनफॉल समर रीजन में नहीं होता है। और इसमें जो मॉनसून टाइप होता है इसमें तो समर में रेनफॉल रहेगा। और कहाँ है ये मेडिटेरेनियन, ये इस जगह पे है देखिए ये, ठीक। तो जहाँ ये रेनफॉल, जहाँ ये रीज़न होगा मेडिटेरेनियन वाला, वहाँ क्या होगा, विंटर में रेनफॉल रहेगी। बस इतना ये अच्छे से याद रखना है। एक सूडान टाइप इम्पॉर्टेंट है और मेडिटेरेनियन वाला इम्पॉर्टेंट है। सॉरी। अब बात कर लेते हैं ऊपर जो हमने डिटेल दी है। क्या बताया हमने कहा कि भाई जो ट्रॉपिकल कंडीशन होगी, है ना, जो ट्रॉपिकल कंडीशन होगी, विषुवतीय जो दशाएं होंगी, यानी विषुवत रेखा जहाँ से गुजरती है, वहाँ की बात चली। वहाँ क्या क्या रहेगा, वहाँ हमने बता दिया कि भाई बारिश होगी बहुत ज़्यादा भयानक वाली, ठीक। टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा ही रहता है, ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा ही रहती है, और बहुत ज़्यादा हीट की वजह से एयर जो है वो कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। ऊपर जाके बहुत ज़्यादा हैवी, फिर ऊपर जाके टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, फिर से रेनफॉल करती है। तो मतलब यहाँ क्या चल रहा है, नीचे गर्मी है, हवा ऊपर उठी, ऊपर जाकर ठंडी हुई, फिर बारिश कर दी, फिर नीचे गर्मी है, फिर हवा ऊपर उठी, फिर बारिश कर दी। तो बस लगातार यही चल रहा है, ठीक। ये हो गया। अब जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो कहाँ है, वो यहाँ है, जहाँ रेड कलर से हमने दिखा रखा है। ये मॉडरेट टेम्परेचर वाला रीजन हो गया, ये जिसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। ये तो ये जहाँ विषुवतीय दशाएं हैं, इक्वेटोरियल जहाँ कंडीशन है, उसके नॉर्थ में ये देखिए नॉर्थ वाला रीजन हो गया, और इसके साउथ में ये इक्वेटोरियल कंडीशन वाला एरिया ये हुआ, जहाँ ब्लू कलर से हमने दिखा रखा है। और ब्लू कलर के नॉर्थ में और साउथ में थोड़ा सा कम बारिश हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने बताया कि वहाँ पे लो रेनफॉल थोड़ा सा होने की वजह से हार्ड और लॉन्ग और थिक ग्रास मिलती हैं।
और ये किस टाइप की हैं, सवाना टाइप की, सूडान टाइप या सवाना टाइप। ठीक, चलिए भाई, तो ये सवाना आपको याद रखना है। ठीक, रेड कलर से हमने दिखा रखा है। बाकी सहारा और कालाहारी का तो भाई डेजर्ट रीजन ही है, तो वहाँ तो भाई रेनफॉल बहुत ही कम होगी। ठीक, और यहाँ पे वही वेजिटेशन मिलेंगी जैसे कि रेगिस्तान में मिलती हैं, यानी कि कैक्टस मिलेगा, डेट पाम मिलेगा, अकेसिया मिलेगा, है ना, कैमल मिलेगा, ऑस्ट्रिच मिलेगा। अच्छा, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हमने बात कर ही ली है कि देखिए अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, हॉर्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना, अफ्रीका की सींग है ये। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें इथियोपिया आ जाता है, सोमालिया आ जाता है, जिबूती आ जाता है। और ये वाला जो रीजन है ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी काफ़ी फेमस है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात हो ही गई है। ये कहाँ मिलता है, नॉर्थ में मिलता है और साउथ में मिलता है, नॉर्थ में मिलता है और साउथ में मिलता है। अभी देखा हमने, ये देखिए, ये दो रीज़न नॉर्थ में दिख रहे हैं आपको, और एक रीज़न यहाँ साउथ में दिख रहा है, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय जलवायु वाला। फिर इसके बाद इसका क्या फीचर है कि यहाँ भाई रेनफॉल कब होगा, केवल विंटर में होता है, केवल ठंड में बारिश होती है। ठीक, और समर मंथ जो रहता है वो बिल्कुल ड्राई रहता है। अच्छा भाई, फिर इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट जो यहाँ की वेजिटेशंस हैं उनकी ज़रा बात कर लेते हैं, तो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ का ट्रीज़ हैं उनमें आता है ओलिव यानी जैतून, लेमन, ऑरेंज, है ना। ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे मेडिटेरेनियन वाले रीजन में, भूमध्य सागरीय वाले में। ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ की बात चल रही है, ये वाले 3 पेड़ जो हमने बता दिए कहाँ के हैं, यहाँ के हैं, इस वाली जगह के, इस वाली जगह के। ठीक, अब सब अगर बिल्कुल जो रेन फॉरेस्ट वाला एरिया वहाँ क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन में बीचों बीच, अफ्रीका के बीचों बीच क्या मिलेगा, बनाना मिलेगा अच्छी खासे वहाँ, और क्या मिलेंगे, और पाइनएप्पल मिलेगा, जैक फ्रूट यानी कटहल मिलेगा, है ना, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज भी यहाँ मिल जाएगा, है ना। टेम्परेट रीजन जो होगा यानी बीच, यानी कि अभी हमने क्या बात की, यहाँ की सबसे पहले बात की, फिर यहाँ की बात कर ली, अब जो बीच में बचा उसकी बात कर लेते हैं। जो बीच में बचा वहाँ भी क्या मिलेगा, वहाँ भी ओलिव, एप्पल, पियर, ग्रेप्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी। अब ख़ास बात क्या है कि फार्मिंग के लिए देखो, बहुत बड़े एरिया में तो क्या है, यहाँ डेजर्ट है, और बहुत बड़े एरिया में क्या है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। तो जो बचा, ना आप डेजर्ट में खेती कर सकते हो, ना आप इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में खेती कर सकते हो, तो खेती कहाँ करोगे, है ना। तो बाकी जो यहाँ फार्मिंग जो लैंड बचती है वो केवल 10% बचती है ना। और वो भी मेनली कहाँ है, जो नाइल रिवर है, नील नदी है जो, तो नील नदी की जो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा जो है, एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल है। तो वहाँ पे मेनली जो है तो अच्छी लैंड है जो फार्मिंग के लिए यूज़ होती है। और ईस्टर्न अफ्रीका की जो सॉइल है वो कैसे बनी है, वॉल्केनिक लावा से बनी है, तो इसलिए बहुत फर्टाइल है। जैसे अपने महाराष्ट्र में है वही मामला यहाँ पे भी है। ठीक, और जो सवाना रीजन की जो लैंड है वो भी फर्टाइल है ना। लेकिन वहाँ पे फार्मिंग करने के लिए वही है कि उस पूरा एरिया को क्लीन करना पड़ेगा तब जा कर के फार्मिंग हो पाएगी। तो इसीलिए फार्मिंग वाला जो एरिया है इस कॉन्टिनेंट में कम है। चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए फूड क्रॉप्स में मेनली जो यहाँ पे मिलता है वो ट्यूबर क्रॉप्स मिलती हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर ये मिलेंगे, ट्यूब लाइक, यानी कि जो जड़ होती है, जो रूट्स होती हैं, रूट्स से ही इनका फ्रूट बनता है। जैसे कसावा हो गया, रतालू हो गया। अब कसावा और रतालू कैसा दिखता है, देखने में कैसा है, तो देख लीजिए, ये रहा पिक्चर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये कसावा की है ना, ये है कसावा। और सेकंड पिक्चर में ये देखिए, ये देखने में स्वीट पोटैटो जैसा लग रहा है, लेकिन ये स्वीट पोटैटो है नहीं, है ना। स्वीट पोटैटो आपने देखा होगा कि उसका अंदर का जो पार्ट होता है वो येलो कलर का होता है, यहाँ पे पिंक है, तो ये रतालू है। क्या है ये, रतालू। और ये देखिए ये सीसल है ना। ये आपने कुछ शायद फेसबुक में या यूट्यूब में इसके वीडियो देखे होंगे। ये सीसम है, ठीक है भाई, सीसम, सीसल, सॉरी सीसम बोल दिया गलती से, सीसल, है ना।
और ये है कोकोआ, बनेगी कॉफ़ी और चॉकलेट। तो ये है कोकोआ, ठीक है। तो कोकोआ का फ्रूट होता है, इस येलो कलर ले लेते हैं। तो कोकोआ का फ्रूट होता है, इसका ये फ्रूट का क्या है, आउटर लेयर है। तो इसको अंदर से इसके दाने जो निकल रहे हैं, इन्हीं दानों को फ्रीज करके फिर क्या है, कॉफ़ी वगैरह बन जाएगी, चॉकलेट वगैरह बन जाएगी, कोकोआ, ठीक है। और इसके अलावा लौंग इलायची जो है, लौंग इलायची, तो देखिए ये तंजानिया आप देख रहे हैं, तंजानिया है ना। तो तंजानिया के सामने, यानी कहाँ, तंजानिया कहाँ है भाई, तंजानिया यहाँ है, यहाँ है। तो तंजानिया के सामने ये दो आइलैंड हैं, एक का नाम है पेम्बा, एक आइलैंड का नाम क्या है, पेम्बा, और एक आइलैंड का नाम है जंजीबार। एक का नाम है पेम्बा, और पेम्बा के बाद एक क्या है, जंजीबार, ठीक है भाई। तो ये पेम्बा और जंजीबार जो है ये फेमस है, किसके लिए फेमस है, ये हैं क्लोव और कार्डमम के लिए, लौंग और इलायची के लिए। तो लौंग इलायची इधर बढ़िया मिलेगा। और क्या क्या चीज़ें इसके अलावा, इसके अलावा ऑयल पाम है और ग्राउंड नट है। ये कैश क्रॉप्स हैं, है ना, ये कैश क्रॉप्स हैं। यानी इनको जो फार्मिंग की जाती है वो लाइवलीहुड के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसलिए की जाती है कि इसको क्या करना होता है, सेल करना होता है, बेचना होता है, ठीक। तो ऐसी क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। तो ये ऑयल पाम इसमें आता है, ग्राउंड नट आता है, कोकोआ आता है ना, कॉफ़ी आता है, कॉटन आता है, सीसल आता है। तो इसमें से जो ऑयल पाम है, ग्राउंड नट है, कोकोआ है और कॉफ़ी है ना, ये चार की बात हो गई। तो ये मेनली कहाँ मिलेंगे, ये जो नाइल वैली है ना, नील नदी के जो घाटी है वहाँ मिलेंगे। और ये जो सीसल है, सीसल मेनली मिलता है तंजानिया में, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, सीसल मेनली कहाँ पे मिलेगा, तंजानिया में। अब सीसल से बनता क्या है, तो यार सीसल से फाइबर बनते हैं, है ना, गनी बैग्स यानी बोरियां बनती हैं, और रस्सी भी बनती है इससे। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दुनिया भर का जो ये आपका लौंग इलायची है, क्लोव और कार्डमम है, ये कहाँ से मिलता है, जंजीबार और पेम्बा से, वही जो अभी दिखाया हम आपको, है ना। ईस्टर्न पार्ट से कैश्यू मिलता है, काजू वगैरह इधर मिल जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा मिनरल्स की बात करें अगर, तो देखिए वर्ल्ड में अच्छा खासा प्रोडक्शन है अफ्रीका का, गोल्ड में, डायमंड में और प्लेटिनम में, ठीक है। इसके अलावा कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, टिन, बॉक्साइड, यूरेनियम और कॉपर भी अच्छा खासा मिलता है। बस भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस कमी है तो किस चीज़ की, कोयले की कमी है। और किस चीज़ की कमी है, आयरन की कमी है। तो इस वजह से जो यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। बाकी भगवान का दिया हुआ सब कुछ। मिनरल ऑयल की बात करें तो मिनरल ऑयल कहाँ मिलेगा, लीबिया में मिलेगा और अल्जीरिया में, है ना। तो बस वही जो अरब का जो प्लेट्यू है, जो अरब पेनिनसुला है, उसके पास वाली कंट्रीज़ में है भाई। अरब कहाँ है, अगर मैप में ये, तो इधर अरब है, तो बस लीबिया और ये इजिप्ट यहीं पे है, अल्जीरिया तो उधर की कंट्री होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा याद रखना है कि मिनरल ऑयल यार उधर ही साइड मिलेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्वेज कैनाल की। तो क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूज़ में भी था, इसलिए भी इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए स्वेज कैनाल हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्वेज कैनाल जो है ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सी को किसके साथ, गल्फ ऑफ अदन से, है ना, यानी इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है। अब इसके नॉर्थ साइड, इसका हम थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं। ये देखिए, पहले मैप ही देख लेते हैं। ये तो ये है अपनी स्वेज कैनाल, है ना, ये अपनी स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल में ये किसके अभी मतलब इस पे अधिकार किसका है, इजिप्ट का है ना। तो इजिप्ट है ये। अब इजिप्ट में स्वेज कैनाल में एक देखिए आपको देखना है, ये है पोर्ट साइड, है ना, पोर्ट साइड हो गया। और इधर क्या है, इधर है ये स्वेज। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टेशंस हैं, है ना। शिप जब यहाँ से पास होगा तो इन इम्पोर्टेंट स्टेशंस का थोड़ा सा नाम याद रखना है आपको। बाकी ये देखिए गल्फ ऑफ अदन है ही ये, और इधर ये रहा मेडिटेरेनियन सी। तो आपने इसको देख लिया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसकी जो हम डिटेल में जो बात करने वाले हैं।
तो देखिए न्यूज़ में ये ऐसे रहा कि अभी कुछ दिन पहले हुआ क्या, कुछ टाइम पहले हुआ क्या कि एक कार्गो शिप जो है कुछ वेदर कंडीशन थोड़ा अच्छी नहीं थी, इस वजह से जिसका नाम था कार्गो शिप, जिसका नाम क्या था, एवर गिवन। तो एवर गिवन जो है फंस गया। अब इसको निकालने में लग गया काफ़ी टाइम, तो इस वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। पूरी दुनिया में क्या मच गया, हाहाकार मच गया। तो अब जो है तो क्यों ऐसा है, क्या इसकी स्वेज की क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसको ज़रा देखते हैं। तो हुआ ये कि भाई अगर इस पतले से रास्ते में कोई बड़ा सा कार्गो शिप अगर मान लीजिए फंस गया, तो मतलब बाकी जो इसके पीछे लाइन लगा के आ रहे थे वो सब फिर क्या हो जाएंगे, जैम हो जाएंगे। तो एक तरह से ट्रैफिक जैम वाली कंडीशन हो गई। अब ट्रैफिक जैम उस जगह से हो जाए जो पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 12% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। दुनिया भर में जो व्यापार चल रहा है उसका कितना, 12%।